फिल्म धुरंधर 2 ने भले ही 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली हो, लेकिन सियासत में फिल्म को लेकर बयानबाजी भी रिकॉर्ड तोड़ रही। अखिलेश यादव ने एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि यूपी में भी एक फिल्म बनी थी जो रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार कर कहा कि अखिलेश यादव को पहले अपनी सरकार का कार्यकाल देखना चाहिए। वहीं एसपी सांसद आदित्य यादव ने फिल्म को बीजेपी के जरिए प्रायोजित बताया। ये रिपोर्ट देखिए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि यूपी में एक फिल्म बनी थी जो रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म बनी थी एक रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई और नया एक क्या बोले आपको किरदार आए हैं। नए तो नहीं, वो पुराने हैं। धुआंधर, अगर मैं कहूं धुआंधर तो बहुत तो आप समझ रहे होंगे धुआंधर क्या है मामला। आपने वो बताना नहीं है, क्योंकि हर दिन उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है और मुझे तो ये लगता है कि नई ओटीटी सीरीज गांजागंज पे भी बनेगी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर पलटवार कर कहा कि जो लोग खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं उन्हें पहले अपने कार्यकाल का हिसाब देखना चाहिए। रक्षक है कि भक्षक है, आप उठा के देखिए। उन्हीं के खाली अखिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल, मुजफ्फरपुर में दंगे हो रहे थे, लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे थे और ये सफाई में बैठ के नाच देख रहे थे। एज मुख्यमंत्री यही काम होता है मुख्यमंत्री का। 1000 से ज्यादा दंगे हुए सपा के शासन में 5 साल। एसपी सांसद आदित्य यादव का कहना है कि धुरंधर जैसी मूवी का निर्माण प्रयोजित ढंग से किया गया। बीजेपी बहुत कुछ प्रस्तावित करने में माहिर है। ये सब प्रायोजित चीजें हैं, सिर्फ पिक्चर ही नहीं, आज की तारीख में इस देश के अंदर घटनाएं भी प्रायोजित कराई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जब चुनाव होता है तब पुलवामा जैसा हमला कराया जाता है और इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि शहीदों के नाम पे वोट की अपील कर रहा हो। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही और बीजेपी और एसपी में वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ और सेक्टर स्तर पर एक अभियान के रूप में मनाएगी। इस मौके पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर सपा अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में सपा दफ्तर के पास बड़ी तादाद में पोस्टर्स लगाए गए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आखिर किसके, इस बात पर उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा हो रही है और शायद इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव भी हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास जबरदस्त पोस्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को लेकर लगाए गए हैं। एक ऐसे ही पोस्टर को मैं दिखाता हूं आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जो लगाया गया, जिसमें कहा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन पर्व पर समाजवादी पार्टी के लोग घर घर जाकर के लोगों के बीच में इस बात को बताएंगे कि आखिर संविधान को कोई बचा सकता तो समाजवादी पार्टी ही है। जनता और कानून के राज को लाने की बात कही जा रही है। इस पोस्टर में युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, पीढ़ी की एकता को और बढ़ाने की बात कही जा रही है। इस तरह का पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास 50 की संख्या में लगाए गए हैं। यानी समाजवादी पार्टी कार्यालय मौजूदा समय में नजर आ रही है जैसे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के सामने का कोई गेट हो। साफ तौर से ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इसी तरह के पोस्टर चारों तरफ लगाए गए हैं। हालांकि कुछ पोस्टरों में रंग थोड़ा बदला हुआ है, क्योंकि मेरे पीछे ये नीले रंग में पोस्टर आप देख रहे हैं, लेकिन आसपास के दूसरे पोस्टर कुछ लाल रंग में भी हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल रंग है। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि 14 अप्रैल को जो जन्म दिवस मनाया जाना है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी कितना सीरियस है। और ऐसा पहली बार है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास के गेट पर सैकड़ों की संख्या में लगाए गए बैनर और होर्डिंग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से दलित वोट बैंकों को अपनी तरफ करने के लिए कवायद कर रही है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश में बिल को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसमें किसी भी तरह की देरी ठीक नहीं।
आज अखबारों में एक लेख लिखा है, मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले विवादित बयान पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि असल में तो ये शब्द गांधी परिवार के हैं, क्योंकि राहुल और सोनिया गांधी ही रिमोट कंट्रोल से लोगों को चलाते हैं। इस तरह से सांप्रदायिक रूप से लोगों को उकसाने का काम करना, और दूसरी बात, कितनी मतलब ओछी सोच है कि लोगों को इस प्रकार से आक्रोशित करना, और जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इतनी उनको समझाते हैं, वो जाकर वहाँ पर कुछ शब्द का और अलग उपयोग करते हैं, चूँकि कांग्रेस की प्रथा रही है ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि समाज में विभक्त रूप नजर आए। लेकिन मेरा ये मानना है, कांग्रेस ने जब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जनता ने हमको जीत का माला पहनाया है। तो आप कह रहे हैं कि चेला गुरु को सिखा रहा है। अब चेला गुरु जो आप समझ सकते हैं, जिसके रिमोट से चलने वाला व्यक्ति कौन चेला है कौन गुरु। राहुल और सोनिया गांधी जी और उनका जो परिवार है, कुनबा है, ये कुनबा किसी भी व्यक्ति को रिमोट से चलाता है, सिस्टम से। उनको उतना ही बोलना होता है। खड़गे जी बेचारे सज्जन व्यक्ति हैं, कम से कम इस तरह के मर्यादा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। तो गांधी परिवार का शब्द था, अब खड़गे जी के मुंह में से डाल के बुलवाया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। केरलम में भी बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा बेहतर नतीजे मिलेंगे। बंगाल में 2016 में हम कहाँ थे और 2021 में हम कहाँ थे, और जिस प्रकार से लगातार वहाँ पर की परिस्थितियाँ विपरीत अलग तरह की हैं। राजनीति प्रतिस्पर्धा अलग है, राजनीति के रंजिश के रूप में अगर नज़र आता है तो वो बंगाल में नज़र आता है, और उसके बावजूद भी हमारा लगातार ग्रोथ हो रहा है और 38% पे वोट पे हम पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से आज के डेट में हम ही फर्स्ट कंटेंडर हैं उस टीएमसी और बीजेपी के इन फाइटिंग में। अगर आप देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि बंगाल में लगातार बीजेपी ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं, और इस बार तो हम निश्चित रूप से वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। केरलम और तमिलनाडु, अब केरलम में आप देखिए कि कहाँ से हम 2% वोट कुछ दिन पहले तक था, अभी 20%। अभी हमने लोकल बॉडी चुनाव में जिस प्रकार से मेयर तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े सेंटर पे हमारा बनना, और कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है, मैं मानता हूँ कि बीजेपी के जो बहुत लंबे समय तक एलडीएफ यूडीएफ की मैच फिक्सिंग गेम चलती थी, उससे इस बार केरलम की जनता बाहर आना चाहती है। आप किसकी वोट काटेंगे केरलम में? हम तो मानते हैं कि हम अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि जनता के सामने जो विकल्प नहीं था, आज सामने से भाजपा के रूप में एक विकल्प दिख रहा है। मैं कई रोड शो और बाकी कार्यक्रमों में गया, जिस प्रकार से पल्स है, डेफिनेटली भाजपा अब सामने से नजर आ रही है। यूपी में जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। 16 अप्रैल से 7 मई के बीच कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 अप्रैल तक करीब 5.5 लाख प्रगणकों को और पर्यवेक्षकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने की योजना है। घनी आबादी, शहरी और झुग्गी क्षेत्रों में सटीक गणना सुनिश्चित करने पर विशेष फोकस है। आम नागरिकों के लिए खुद से गणना के लिए 7 मई से 21 मई तक पोर्टल खुला रहेगा, जिससे लोग खुद अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकेंगे। प्रदेश में जनगणना की तैयारी तेज हो गई है। दरअसल शासन स्तर पर बैठक की गई। उस बैठक में ये निर्देशित किया गया उत्तर प्रदेश के सभी अफसरों को कि जनगणना की तैयारी तेज करें, और जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो 16 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। यानी कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम कि किस तरीके से जनगणना कराई जानी है, कैसे
डोर टू डोर जाना है और एक बेहतर जनगणना हो, इसके लिए बाकायदा काम करना है। इसके लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 16 अप्रैल से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं 7 मई को जनगणना का पोर्टल खुलेगा और स्व पोर्टल भी खुलेगा, यानी कि आप अपने आप आम नागरिक भी उस स्व पोर्टल में जनगणना का ब्यौरा लिख सकता है, अपने बारे में लिख सकता है और स्थिति देख सकता है। यानी कि जनगणना की तैयारी उत्तर प्रदेश में अब तेज हो गई है और इसके लिए बाकायदा कर्मियों को 16 अप्रैल से प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बलिया में शहीद मंगल पांडे की जयंती पर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शहीद मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग की। बीजेपी सांसद ने कहा, महानायक मंगल पांडे भारत रत्न से भी ऊपर है, इनको भारत रत्न नहीं तो किसको मिलना चाहिए। पांडे तो भारत रत्न है ही, और अगर दया भाई इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। मंगल पांडे जी को अगर भारत रत्न न मिले तो किसको मिले? तो अगर ये यहाँ की भावना आई है, वैसे तो मैं बताऊं, मंगल पांडे जी भारत रत्न से बहुत ऊपर है। फिर भी सम्मान तो सम्मान होता है। आज के बाद हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। अयोध्या की आध्यात्मिक पहचान बन चुकी सरयू नदी की संध्या आरती अब एक नए रूप में दिखाई देगी। सरयू आरती में ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब आरती में शामिल होने वाले सभी पुजारी हर दिन अलग रंग के वस्त्रों में नजर आएंगे। नई व्यवस्था के तहत सप्ताह के 7 दिन के मुताबिक वस्त्रों का रंग निर्धारित कर दिया गया है और इस बदलाव का उद्देश्य आरती को पारंपरिक अनुशासन के साथ एकरूपता देना है, ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण के साथ दृश्यात्मक सौंदर्य भी अनुभव हो सके। इस नई पहल से सरयू आरती का दृश्य और अधिक भव्य होगा। एक समान रंग में पुजारियों की उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगी। मठ मंदिरों में जिस तरह से भगवान के वस्त्र दिन के हिसाब से पहनाए जाते हैं, सोमवार के दिन भगवान को सफ़ेद वस्त्र, सोमवार रविवार के दिन, मंगलवार को लाल, बुधवार और शुक्रवार को हल्का नीला और बृहस्पतिवार को पीला। तो उसी हिसाब से पुजारियों के लिए भी और जो वेदी के वस्त्र हैं उसी हिसाब से दिन के हिसाब से बनाए गए हैं। ये व्यवस्था लागू हुई है सरयू महाआरती में। अब दिन के हिसाब से बाकायदा 5 वेदी से होने वाली मां सरयू की आरती में 5 पुजारी वस्त्र धारण करेंगे। नया ड्रेस कोड आज से ही लागू हो चुका है और दिनों के हिसाब से अब पुजारी एक वस्त्र में, एक रंग में नजर आएंगे और इसके साथ ही पुजारी मां सरयू की होने वाली प्रतिदिन 2132 की 5 वेदी की आरती को संपन्न कराएंगे। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस आरती में शामिल होते हैं। ऐसे में रामलला के मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या की सौंदर्यता जो खड़ी थी, जो बिखरी थी, उसकी एक और छटा मां सरयू की आरती में भी देखने को मिलेगी। मैनपुरी में एक युवक का भगवान हनुमान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन आक्रोश में है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से थाना इलाऊ में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं मैनपुरी दौरे पर पहुंचे मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने भी मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, किसी भी वर्ग की जिसकी धार्मिक आस्था जहाँ है, उन धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, उसकी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। जो भी इस तरह के कृत्य में शामिल होगा, प्रदेश सरकार उसको ध्वस्त करने का काम करेगी। आगरा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। नामी ब्रांड की बोतलें, क्वार्टर और ढक्कन बरामद हुए। ब्रांड बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेचने का मामला। अवैध गोदाम बनाकर किया जा रहा था काम। शराब से भरी बोतलें भी टीम ने बरामद की हैं। शराब ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन पर आरोप है। थाना हरि पर्वत क्षेत्र के रतनपुरा का ये मामला है। 550 यार ये दिल विल नहीं अच्छा। नंबर दे दिया कि आपने उन्हें?